नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं संविधान को आगे बढ़ाते हुए अपनी वीडियो का मतलब संविधान की वीडियो का भाग 3 लेकर आया हूँ आप सभी के सामने, जिसमें संविधान का भाग 3 और संविधान के भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में आप सभी के बीच में बातचीत करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में बातचीत की गई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो देखिएगा, संविधान और संविधान के भाग 3 के बारे में क्या बताया गया है। भाग 3 जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार इंग्लिश में से फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, जो अब हमें मूल अधिकार जो मिले हुए होते हैं, ये हमारे वो नैसर्गिक अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से मिले हुए होते हैं। यानी कि हमारे जन्म से हमें मिले हुए अधिकार हमारे मूल अधिकार होते हैं। क्योंकि हमने भारत देश में जन्म लिया है, इसलिए हमारे पास भारत की नागरिकता भी है। यानी भारत में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के पास उनके कुछ अधिकार हैं। ये मूल अधिकार है, भारत के लिए है, यानी भारत की जनता के लिए है। भारत के तो मूल अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 तक इनमें बताया गया है। तो आज हम इन मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये मूल अधिकार हमारी परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, लेकिन मूल अधिकार से हम ये सीख जाएंगे हम क्या मतलब हमारे पास जो अधिकार है वो किस किस चीज़ का अधिकार है। यानी किस कार्य को हम कर सकते हैं, किस कार्य को नहीं कर सकते हैं, और किस कार्य को हम कर सकते हैं और उसके लिए क्या परमिशन चाहिए। या फिर जैसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम है और हम वहाँ पर खड़े होकर कुछ भी बोलने लगे, मतलब सामाजिक प्रोग्राम होने के बीच में हम बोलने लगे खड़े होने के बाद, तो क्या हमें अधिकार है बोलने का या नहीं है। तो ये भी बात हमें यहाँ से मूल अधिकार से आज पता चल जाएगी। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए तो नेसेसरी है ही जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उनके लिए भी ज़रूरी है जो मतलब ये बात जिन लोगों को ये जानना चाहिए, अधिकतर सभी लोगों को ये जाननी चाहिए है ये मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में बताया गया है, अनुच्छेद 12 के द्वारा इसके द्वारा तो राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी राज्य की परिभाषा दी गई है। ये भी मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में ही काउंट होता है। और अनुच्छेद 13 क्या है? ठीक है, इस मूल अधिकार का जो सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल है वो अनुच्छेद 13 है। यानी कि ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और उन सभी व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने अधिकार को अधिकार मानते हैं और अधिकार का पालन भी करते हैं। लेकिन उन्हें किस जगह अपने अधिकार को अधिकार बनाना है, यह अनुच्छेद 13 जब पढ़ लेंगे तो मुझे इतनी समझ आ जाएगी कि हमें हमारे अनुच्छेद से किसी दूसरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यानी अनुच्छेद 13 हमें ये गारंटी देता है, ये बताता है, क्या बताता है देखिए, अनुच्छेद 13 में अगर हमारे मूल अधिकार से, अगर हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार, किसी दूसरे का मूल अधिकार
प्रभावित होता है तो हमारे मूल अधिकार को रोक दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा। इस बात से सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि मूल अधिकार को पढ़ने से पहले ये बात पढ़नी जरूरी है कि अगर हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है या उसे कोई दिक्कत है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, यानी हमारे मूल अधिकार को रोका जा सकता है। सबसे मेन बात यह है कि अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का अल्पीकरण कहा गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। अल्पीकरण, मूल अधिकार का अनुच्छेद 13 अल्पीकरण कहा जाता है। मूल अधिकार के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का अल्पीकरण कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसके बाद मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मूल अधिकार पढ़ने से पहले मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि अगर हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को दिक्कत है तो हमारा मूल अधिकार नहीं रह जाता। और दूसरी बात, जो संविधान में मूल अधिकार पढ़ने से पहले बताई जाती है कि अगर देश में आपातकाल की स्थिति है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है, हमारे मूल अधिकार को हमसे वंचित यानी हमसे छीन लिया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 13 के बाद जो अनुच्छेद आएगा 14 है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे समता एवं समानता के अधिकार की बात की गई है। देखिएगा क्या है, समता एवं समानता का अधिकार। ये हमारा पहला 1 नंबर वाला मतलब पहला अधिकार जो है वो समता एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके जैसे हमारे पास जो अधिकार है वो 6 मूल अधिकार है। हमारे मूल अधिकार 6 मूल अधिकार हैं। पहले ये 7 अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। तो अभी हम 6 मूल अधिकारों को पढ़ेंगे, जिसमें से समता एवं समानता का अधिकार नंबर 1 पर आता है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक बात की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में ये बताया है, देखिए सामने साफ साफ लिखा हुआ है, समता एवं समानता, यानी सभी के प्रति समानता का भाव होना भी चाहिए। तो अनुच्छेद 14 क्या है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है, विधि मतलब कानून मतलब जज, यानी कि जो भी न्याय होगा उसके समक्ष समानता होनी चाहिए। और न्याय करते टाइम जब जज साहब देखते हैं तो उनके सामने जो मुलजिम खड़ा होता है, वो चाहे कोई भी हो, वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो आर्टिकल 14 हमें ये जानकारी देता है। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, जो कोर्ट होता है उसमें एक पट्टी बांधे हुए एक प्रतिमा लगी हुई होती है, जो यही डिनोट करती है कि कानून जब अधिकार देगा, मतलब जब न्याय करेगा, तो सामने वाला व्यक्ति जो होगा, जिसके प्रति बात चल रही होगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल समानता से उसे देखा जाएगा। तो ये आर्टिकल 14 हमें बताता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में किसी व्यक्ति
के मतलब कोई व्यक्ति है या मतलब देखिए अनुच्छेद 15 क्या है, जाति धर्म, किसी व्यक्ति के धर्म जाति या कोई मतलब जेंडर के हिसाब से यानी लिंग के हिसाब से या उसके जन्म स्थान के अनुसार, जन्म स्थान के अनुसार अगर कोई उसमें भेदभाव करता है तो वो गलत है। यानी कि अनुच्छेद 15 हमें ये बताता है कि किसी भी जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, जाति धर्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई नीची जाति का है या ऊंची जाति का है, इस बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई किसी धर्म का है, कोई ब्राह्मण है या कोई मतलब कोई जाति से ब्राह्मण हो या नीची जाति का हो, कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा चाहे। और ये सभी जो अनुच्छेद 15 हमारा एक्टिवेट होता है ये सामाजिक स्थानों पर ही अप्लाई होता है। यानी कि किसी प्राइवेट किसी के घर का कोई मामला नहीं है। जहाँ पे सरकारी कोई जगह हो सकती है जैसे बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन है या जितनी भी सरकारी जगह हैं उन सभी में जाति धर्म लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में हमें ये बताया गया है कि लोक निर्वाचन या सरकारी नौकरी के समक्ष समानता, सरकारी नौकरी के समक्ष समानता, सरकारी नौकरी के समक्ष समानता या लोक निर्वाचन, या कोई चुनाव है तो उसमें सभी के लिए समान चुनाव होगा। सरकारी नौकरी है तो उसके लिए भी समान पद ही मतलब समानता से देखा जाएगा। लेकिन ये अनुच्छेद 16 में क्या है कि कहीं कहीं यानी कुछ जगह पर यहाँ पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई, आरक्षण की बात की गई है। ठीक है, सरकारी नौकरी में कुछ जगह ऐसी हैं जिन पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई है, यानी उन्हें आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 में बताया गया है, यानी कि इसमें अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी से अगर टच हो जाता है तो ऐसा कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा, उसका अंत है, यानी अस्पृश्यता का अंत है। इसे जिसे कह सकते हैं अनटचेबिलिटी जो होता है, अनटचेबिलिटी वो यही है अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 17 में हमसे बताया है, यानी कि अनुच्छेद 17 में इसकी जानकारी मिलती है। जब अस्पृश्यता का अंत एग्जाम में आएगा लिखा हुआ कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 17 हम इसको लगा के आएंगे। अनुच्छेद 18 क्या है, देखिए अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लेकिन ये इसमें उपाधियों का अंत है, लेकिन इसमें भी क्या है कि सैनिक या पद्म विभूषण या भारत रत्न रख सकते हैं। कोई सैनिक का कोई अपने आप में मतलब वो है, उसका
अवार्ड है तो उसे रख सकता है, या पद्म विभूषण है या फिर भारत रत्न तो उसे रख सकते हैं। यानी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, और उसके उपाधि के अंत में भी सैनिकों के कोई अवार्ड है या पद्म विभूषण है या भारत रत्न हम इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों ये समानता एवं समता एवं समानता का अधिकार एक ही बात है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन या सरकारी नौकरी के समक्ष समानता है, जिसमें सरकारी नौकरी के समक्ष समानता में थोड़ी कई जगह यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का जो है उस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन इसमें भी जो सैनिक हैं उनके पास अवार्ड है या कोई गैलेंट जैसे कोई अवार्ड हो सकता है, पद्म विभूषण या भारत रत्न या कोई और मतलब अपर रैंक का कोई अवार्ड, तो वो उसे रख सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 18 का थोड़ा सा डीपली हम अभी बता नहीं रहे क्योंकि ये रिवीजन की क्लास, और रिवीजन में भी थोड़ा सा मतलब इतना ऐसा नहीं है कि रिवीजन ही रिवीजन है, मैंने डीपली भी बताया है, इस बात से आप सभी समझ रहे होंगे। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो देखिए दूसरा मूल अधिकार क्या है। जो दूसरा मूल अधिकार है वो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारे पास अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक यानी कि 18 तक तो हमारे पास समता समानता का अधिकार है, जो अभी हमने रिवीजन भी करा और उसमें साथ ही लिखा भी। दोस्तों मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा कि नोट्स ज़रूर बना लें। नोट्स हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। नोट्स अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा पढ़ना ये समझ लीजिएगा जितना टाइम अब हम दोबारा दे रहे हैं, हम अब दे रहे हैं उतना ही हमें फिर एग्ज़ाम के टाइम पे देना पड़ेगा। यानी जब हम कभी फिर दोबारा से संविधान पढ़ेंगे तो उसमें फिर हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि बिना नोट्स के पढ़ना व्यर्थ है। तो साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए और रिवीजन भी करवा रहा हूँ मैं साथ ही साथ, तो कम टाइम में ज़्यादा काम। तो ये हमारी वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक देखिएगा ये क्या है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या क्या, अनुच्छेद 19 का जो पार्ट 1 है यानी 19 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति का जो है मतलब कई स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता इसमें है कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा कहीं पर झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, या किसी का पुतला फूंकने की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की स्वतंत्रता। दोस्तों ये आरटीआई की स्वतंत्रता भी हमें यहीं से मिली है, आरटीआई या प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्या है, ये जो आरटीआई है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। आप सभी ने आज तक देखा होगा कि कोई भी पत्रकार या रिपोर्टर पत्रकार
हमारे सामने तुरंत से माइक अड़ा के कहीं भी खड़ा कर देते हैं, तो वो केवल ये संविधान की देन है जो अनुच्छेद 19 में उन्हें आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार हमें भी देती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रेस वालों के पास है, हम भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो प्रेस का अधिकार है, पत्रकार का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 19 के पहले में लिखा हुआ है। यानी कि ये जो प्रेस वाले बोलते हैं, इन्हें ये बोलने का अधिकार भी संविधान ने ही दिया है। अनुच्छेद 19 के पहले पार्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी हमें अनुच्छेद 19 से ही मिली है। तो अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 19 का बी पार्ट देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 19 का बी, 19 का सेकंड पार्ट में सभा करने की स्वतंत्रता भी है। सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने के बाद खड़े हो सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन जो सभा है वो बिना हथियार के होनी चाहिए, उसमें कोई हथियार नहीं होना चाहिए, बिना हथियार के। ठीक, ये जो सभा करने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के सेकंड से मिली है, ये बिना हथियार के हम सभा कर सकते हैं, ये भी संविधान ने हमें दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 4-5 व्यक्तियों को बुला करके भीड़ इकट्ठा कर लेता है और वो उसका मतलब मूल अधिकार में ही काउंटेड है, यानी वो उसका मूल अधिकार है, लेकिन उसके मूल अधिकार से दूसरे के मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, तो उसके खिलाफ पुलिस या कोई और कोई मतलब गिरफ्तारी या कुछ भी ऐसा आरोप नहीं लगा सकती है। ठीक, तो अनुच्छेद 19 का सेकंड जो है, कहीं पर भी सभा करने की स्वतंत्रता यानी बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार उसे मिला हुआ है। 19 का तीसरा पार्ट क्या है। अनुच्छेद 19 का तीसरा पार्ट, जब कोई व्यक्ति सभा करता है तो इकट्ठा करते हैं हम किसी को, जब हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया, भीड़ इकट्ठा हो गई, तो हम उनका संगठन भी बना सकते हैं। यानी कि 19 का जो तीसरा पार्ट है वो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का तीसरा पार्ट हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का तीसरा पार्ट संगठन बनाने की यानी संघ बनाने की, हम ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना के हम संघ भी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ये स्वतंत्रता भी हमें अनुच्छेद 19 के तीसरे पार्ट से मिली है। अनुच्छेद 19 का 4 पार्ट क्या है। 19 का 4, इसमें क्या है कि जब हम संघ बना सकते हैं, संघ हमने बना लिया, मान लिया हमने संघ बना लिया, तो संघ बनाने के बाद अब क्या करेंगे, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, शुरू से देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, हम बोल बोल के इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, हमने लोगों को भी इकट्ठा कर लिया और लोगों को इकट्ठा कर लिया बिना हथियार के, उनके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जब भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर क्या कर लिया, संघ बना लिया। अनुच्छेद 19 का तीसरा पार्ट बताता है संघ बनाने के बाद, संघ बनाने के बाद भी हमारी कोई बात नहीं सुनी, यानी कोई सरकार हमारी बात पे कोई असर सरकार के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे लोग, संगठन बनाने के बाद कहीं पर भी घूमने चले जाएंगे, यानी कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता यानी देश के किसी भी कोने में हम घूम सकते हैं। तो 19 का 4 पार्ट हमें ये बताता है, आर्टिकल 19 का 4 पार्ट हमें ये स्वतंत्रता देता है, हम देश के कहीं भी किसी भी हिस्से में घूम सकते हैं, लेकिन बात वही ध्यान रखनी है कि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 19 का 4 पार्ट हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का 5 पार्ट क्या है। अनुच्छेद 19 का 5 पार्ट, जब हम कहीं गए हैं घूमने तो हमें वहां रुकना भी पड़ सकता है, यानी कि हमें वहां पर बसने की स्वतंत्रता भी है, बसने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 5 पार्ट हमें ये कहता है कि हम वहां पर बस भी सकते हैं। अभी क्या है कि 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, यानी एक स्पेशल राज्य का उसके पास दर्जा था, तो मोदी जी ने उसका स्पेशल राज्य का दर्जा हटा दिया। तो उसके बाद यानी कि बिजनौर का हो या उत्तर प्रदेश का
या फिर उत्तराखंड का, किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में भी अपना स्थान बना सकता है, वहां भी ले सकता है जमीन और वहां बस भी सकता है। ठीक, ये कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता जो हमें दे रखी है संविधान के अनुच्छेद 19 के 5 पार्ट में दे रखी है। संविधान का मतलब मूल अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का 19 का 6 पार्ट जो है, 19 का 6 पार्ट वो क्या है, देखिए ये संपत्ति का अधिकार है। इसमें क्या है, संपत्ति के अधिकार के बारे में बात की गई है। संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट में जाता है। मैं भी इसके बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, ये कुछ स्पेशल हो गया है। ठीक, देखिए क्या है, ये अनुच्छेद 19 का 6 पार्ट ये बताता है कि संपत्ति का अधिकार, लेकिन देखें दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में काउंटेड था। ये मूल अधिकार में काउंटेड था। कब काउंटेड था कि 1978 में, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार है उसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। दोस्तों, जब इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया, अनुच्छेद मतलब 19 का जो 6 पार्ट था और आर्टिकल 19 का 6 पार्ट, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार में बदलने के बाद इसे 300 के कै पार्ट में रखा है, यानी 300 के ए पार्ट में, इस अनुच्छेद 300 के ए पार्ट में रख दिया गया है। तो ये अब यहाँ नहीं है, यानी कि इसका 19 का 6 पार्ट जो है संपत्ति का अधिकार, अब ये मूल अधिकार में काउंट नहीं होता है। यह अनुच्छेद 300 के कै पार्ट में रखा गया है। ठीक, अब ये इसमें संशोधन किया गया है। ठीक, संपत्ति का जो अधिकार था पहले मूल अधिकार था, यानी हमारे पिताजी की संपत्ति हमें उनकी इच्छा के बिना भी मिल सकती थी। यानी कि हमारे पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी के द्वारा उन्हें संपत्ति मिली है और उनके द्वारा संपत्ति हमें मिल जाएगी। ये बात संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 19 के 6 पार्ट में थी। लेकिन अब क्या हो गया कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अनुच्छेद 300 के कै में रखा और इसे संपत्ति के अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। यानी मतलब ये है कि सरकार के द्वारा यदि हमारे पिताजी हमें जमीन देना चाहते हैं तभी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जमीन अपने आप मिल जाएगी, या कोई जायदाद है जो संपत्ति है वो हमें अपने आप नहीं मिल सकती। अगर वे चाहते हैं तो कानूनी अधिकार के द्वारा हमें कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसा भी नहीं कि हमें दे भी नहीं सकते, कुछ मिले भी नहीं। ठीक, तो ये अधिकार भी हमें 19 के 6 पार्ट वाला हटा दिया गया है और 300 के कै में रख दिया है। इससे कई बार क्वेश्चन बन गया, यूपीएससी तक इससे क्वेश्चन पूछती है। ये थोड़ा स्पेशल है, आप इसे जरूर याद रखें। ठीक, 19 का 7 पार्ट क्या है, 19 का 7 जो पार्ट है वो क्या कहता है, आर्टिकल 19 का 7 का, साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं लिख रहा हूं तो नोट्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, वहां से नोट्स बन जाएंगे। ठीक, तो इसके बाद वाली जानकारी कुछ इधर है। 19 का 7 पार्ट क्या कहता है कि जब हम कहीं गए और वहां पर हमने बसने का अधिकार भी ले लिया, और बसने का अधिकार जब हमने वहां ले लिया, वहां पे बसने लगे, तो जब हमारा घर कहीं और है, घर कहीं और था, अब हम वहां से कहीं और बसने चले गए। जब हम वहां जाके बसे तो जितने भी मतलब हमारे जो जीवन निर्वाह करने वाली वस्तुएं हैं उन्हें खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा, यानी हमें व्यवसाय भी वहां पर करना पड़ेगा।
तो हमें व्यवसाय की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के 7 पार्ट से मिलती है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये अनुच्छेद 19 का 7 पार्ट हमें बताता है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, लेकिन अभी मैंने आपको अनुच्छेद 19 पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ जरूर समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। तो देखिए एक बार इसका फिर रिवीजन कर लेते हैं, अनुच्छेद 19 में है क्या चीज़। अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यानी आप एक बात समझिए याद करने के हिसाब से कि हम कहीं खड़े हैं, हमें दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 में मिली हुई है। सबसे पहले हम मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए रोल मचा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि हमारे मूल अधिकार से किसी के दूसरे के मूल अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक। तो जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19 का पहला पार्ट, और इसके साथ और किस चीज़ की स्वतंत्रता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता भी हमें है। पुतला जलाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के पहले पार्ट में है। अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है बोलने से, तो हम पुतला जला सकते हैं किसी के नाम का, उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दूसरे के मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। झंडा भी फहरा सकते हैं, ये भी हमें अनुच्छेद 19 में मिला हुआ है। तो याद रखने की बात यह है कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट पार्ट में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के सेकंड पार्ट में संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि भीड़ इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सेकंड पार्ट में मतलब भीड़ इकट्ठा करना मतलब सभा करने की स्वतंत्रता। सभा कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के हम सभा कर सकते हैं, उसमें कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19 का 3 पार्ट क्या कहता है कि हम संघ भी बना सकते हैं, हमने संघ भी बना लिया। अब अनुच्छेद 19 का 4 पार्ट, जब संघ बना लिया तो कहीं भी घूम के हम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के 4 पार्ट से मिलती है। अनुच्छेद 19 का 5 पार्ट क्या है कि जब हम चारों ओर घूमने गए तो हम वहां पर बस भी सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 4 पार्ट, 4 में घूमने गए, 5 में बस गए, 5 में बस गए। अनुच्छेद 19 के 5 पार्ट में बस गए। अनुच्छेद 19 का 6 पार्ट अभी बताया मैंने, संपत्ति का अधिकार, अब वो कानूनी अधिकार में बदल गया। तो अनुच्छेद 19 का 7 पार्ट क्या है, जब हम वहां पर जाके बस गए तो हमें खाने पीने के लिए पैसा चाहिए होगा, तो जिसके लिए हम वहां पर व्यवसाय भी कर सकते हैं, यानी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 7 पार्ट में हमें मिली हुई है।